चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला निकाला और स्पेक्ट्रल सीरीज जो जो ऑब्जर्व हो रही थी उन सारी सीरीज को हमने देखा, जिसमें स्टार्टिंग करी हमने लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट एंड फुंड। लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में मिली, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, और अदर थ्री सीरीज आपकी इंफ्रारेड रीजन में मिली थी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम किसी भी फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं, तो अगर N2 की वैल्यू N1 प्लस 1 है, या N2 की वैल्यू N1 प्लस 2 है, या N2 की वैल्यू N1 प्लस 3 है, और या फिर N2 की वैल्यू इनफाइनाइट है। दैट मीन्स जिस हायर स्टेट से पार्टिकल आपका रेडिएशन लोअर स्टेट में एनर्जी आ रही है, पार्टिकल आ रहा है, तो उसमें N2 की वैल्यू या फिर N1 प्लस 1 है, तो वो सीरीज आपकी कहलाएगी H अल्फा लाइन। इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम रहेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। इस लाइन को बोलेंगे हम H बीटा लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम H गामा लाइन। ओके, और ये कहलाएगी आपकी सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। इज इट क्लियर? तो अगर आपका N2 से N2 की वैल्यू अगर N1 प्लस 1 है, तो वो लाइन कहलाएगी आपकी H अल्फा लाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगी। और N2 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि फॉर विच लाइन द फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम एंड फॉर विच लाइन द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। ओके, नाउ हमने कल एनर्जी निकाली, अब हम उस एनर्जी को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स निकालेंगे, एनर्जी, एनर्जी लेवल, और वो भी स्पेशली किसके केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में। ठीक है, बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग nth स्टेट की एनर्जी आई हमारी -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, तो En जो बचेगा हमारा वो कितना बचेगा, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, z की वैल्यू 1 हो गई, e⁴ डिवाइडेड बाई h स्क्वायर और डॉट 1 अपॉन n स्क्वायर। इसे हमने फिर से सेपरेट करके लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, के आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, एच 6.6 इंटू 10⁻31। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, एन स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा आपका -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nth स्टेट की एनर्जी आ गई आपकी, कितनी आ गई, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे डिफरेंट हर स्टेट की। देखिए ध्यान से, जब हम बात करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, z को सेपरेट करके लिख लीजिए आप। हमने तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 पुट कर दी ना। देखिए ध्यान से, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की। तो जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो E1 कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर E2 निकालें, दैट इज फॉर n इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड फॉर n इक्वल टू 6, दैट इज E3 निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर।
माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, एंड माइनस के 13, ये आ जाएगा आपका E4, यहाँ पे E5 और ये E6, 13.6 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज ये आएगा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा आपका माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज फॉर माइनस के 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहां से तो हमने क्या करा, जो nth स्टेट की एनर्जी हमने कैलकुलेट करी थी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने हाइड्रोजन एटम के लिए दैट इज Z इक्वल टू 1 पुट करके n स्क्वायर को सेपरेट करके सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखी, और nth स्टेट की एनर्जी आ गई हमारी माइनस के 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 1 बाय 1 हमने n की वैल्यू रखी, n इक्वल टू 1 दैट इज हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 जो हमने निकाली हैं ये सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आ गई, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें कितनी आ गई, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में आपने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। नाउ यहां से ये पता चला कि हर स्टेट की, हर ऑर्बिट की एनर्जी अपनी फिक्स है, और इसे ही हम बोल देते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी क्वांटाइजेशन। दैट इज हर ऑर्बिट की जो आपकी एनर्जी है वो क्या है, आपकी फिक्स है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यही क्या कहलाता है, आपका एनर्जी क्वांटाइजेशन कहलाता है। इसमें जितना मैंने बताया उसमें कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से। समझ में आई इतनी बात? अनम्यूट करके बताएं यस और नो। ओके, तो कल वाले डेरिवेशन को ही हमने थोड़ा कंटिन्यू करा और इतना हमारा ही आ गया। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, जो एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे थे, जो एनर्जी लेवल्स आए हैं उन्हें हम ड्रॉ करेंगे प्रॉपर वे में। देखिए किस तरीके से, देखिए सपोज ये ग्राउंड स्टेट हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा n इक्वल टू 1 के लिए, तो इसकी एनर्जी कितनी आई थी हमारी, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे ऊपर चले थे, एनर्जी कितनी थी, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कितनी थी, माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप ऊपर तक ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसके लिए हो गया, n इक्वल टू 2 के लिए, ये हो गया n इक्वल टू 3 के लिए, ये हो गया n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए, और n इक्वल टू 6 के लिए। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले सीरीज ऑब्टेन हुई हमें लाइमन सीरीज। लाइमन ने बोला कि आप 2 से 1 में आए, या आप 3 से 1 में आए, या आप 4 से 1 में आए, 5 से 1 में आए, या ऊपर भी किसी सीरीज से आ सकते हैं। तो ये सीरीज जो मिली आपको, ये कौन सी सीरीज मिल गई, लाइमन सीरीज। ये कौन सी मिल गई, लाइमन। अब जो दूसरी सीरीज में बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से समझेंगे। दूसरी सीरीज है आपकी बामर सीरीज। आप 3 से 2 में आएंगे, 4 से 2 में आएंगे, 5 से 2 में आएंगे, या 6 से 2 में आएंगे, या इस तरीके से ऊपर भी किसी अनदर स्टेट से नीचे की तरफ 2 में आएंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको एक नोट पॉइंट बताया, उस नोट पॉइंट पे मैंने बताया कि अगर n2 की वैल्यू n1 प्लस 1 है, अब आप खुद सोचिए n1 की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, n1 की वैल्यू एटलीस्ट क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जब n1 की वैल्यू को हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब जो सेकंड स्टेट है वो किसकी है, बामर सीरीज की है। तो ये लाइन कहलाती है आपकी H अल्फा लाइन, ये लाइन कहलाती है आपकी H बीटा लाइन, ये लाइन कहलाती है आपकी H गामा लाइन। इस तरीके से ये इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो स्पेशली अगर आपसे H अल्फा लाइन के लिए पूछा जाए तो आप बामर सीरीज की बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लाइमन हो गया, बामर हो गया। अब आते हैं पास्टन। पास्टन कौन सी स्टेट में आ रहा है,
3 में आ रहे हैं, ये 3 में आ गए, 4 से 3 में आ जाएंगे आप, 5 से 3 में आ जाएंगे, या 6 से 3 में आ जाएंगे। फिर सिमिलरली 4 में आ जाएंगे, 4 में आ जाएंगे, या फिर 5 में आ जाएंगे। इस तरीके से अदर ऊपर की स्टेट से नीचे की तरफ आएंगे। तो ये लाइमन मिल गई, ये बामर मिल गई, ये पास्सन, ये ब्रैकेट, और ये फुंट। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप एनसीईआरटी की बुक से देख के प्रॉपर वे में ड्रॉ कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? बोले जल्दी से, यस और नो, प्लीज अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके बताएं। चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसकी, लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी की। लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बोर थ्योरी को तो हमने फाइनल थ्योरी बोला था, फिर उसकी लिमिटेशंस कैसे बनी? एक्चुअली क्या है, बोर थ्योरी के बाद में बहुत सारे इफेक्ट्स ऑब्जर्व हुए, मतलब जो हम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लाइमन का बंडल ऑब्जर्व कर रहे हैं, बामर का बंडल ऑब्जर्व कर रहे हैं, पास्सन का, ब्रैकेट का, फुंड का। तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस करे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट करेंगे, स्टार्क करेंगे, जीमैन करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिली हैं, इनको फर्दर क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ओके सर। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। चलिए देखिए यहाँ से, तो लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी में हम ये देखने वाले हैं, क्या क्या लिमिटेशन है एक एक करके देखेंगे। अच्छा, हमने बोला बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन है क्या, केवल सिंगल के लिए काम करेगा, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए काम नहीं करेगी। तो पहली लिमिटेशन आपकी यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कि बोर थ्योरी, ये हम लिख सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक, जस्ट सेकेंड, only to hydrogen like single electron atom and fails in the case of, fail in the case of atom with टू और मोर इलेक्ट्रॉन, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ये थ्योरी क्या रही, फेलियर रही। तो एक तो लिमिटेशन ये हो गई। सेकेंड लिमिटेशन, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें मिल रही हैं, वो आपकी सिंगल नहीं है, नॉट सिंगल। कैसे मिल रही है आपको, ये आपकी ग्रुप में मिल रही है हमें। दैट मीन्स जो बोर थ्योरी है, वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्क्राइब करने में क्या रही, फेल रही। थर्ड लिमिटेशन, इसने हमें किसी भी रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में नहीं बताया, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात नहीं करी। ठीक है, इसने किसकी बात करी, फ्रीक्वेंसी की बात करी। हर स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी की बात किसने करी, बोर ने करी, रिलेटिव इंटेंसिटी की कोई बात नहीं करी। इसके अलावा नंबर 4, एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स वेव प्रॉपर्टी ऑल्सो, वेव प्रॉपर्टी ऑल्सो, सो orbits of electron cannot be
exactly defined as in बोर थ्योरी। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, तो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेव थ्योरी, बोर थ्योरी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्या था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल थी। इलेक्ट्रॉन की अगर चारों तरफ घूम रहा है तो ऑर्बिट कैसी भी पॉसिबल थी, इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑल्सो पॉसिबल। बट बोर ने किसकी ऑर्बिट की बात करी, बट बोर टॉक अबाउट ओनली सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। एंड द लास्ट वन, फर्दर स्प्लिटिंग की बात यहां पर कुछ नहीं कही गई, दैट मीन्स फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वो फर्दर स्प्लिटिंग कैसे कैसे होगी, इन मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलेंगे जीमैन इफेक्ट, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो ये 6 बेसिक लिमिटेशंस हैं बोर थ्योरी की। मैं वन बाय वन रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, जो बोर थ्योरी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, कि जो बोर थ्योरी बोर ने बात करी वो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करी, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन की बात नहीं करी। थर्ड, बोर ने फ्रीक्वेंसी की बात करी, रिलेटिव इंटेंसिटी की कोई जिक्र नहीं करा या कैलकुलेशन नहीं करी। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन वेव प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो एग्जैक्टली डिफाइन बोर नहीं कर पाए। फिफ्थ, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल थी, लेकिन बोर ने जब अपनी थ्योरी दी हाइड्रोजन एटम के लिए तो केवल सर्कुलर ऑर्बिट की बात करी। और लास्ट, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिली, इन्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करा जाए, दैट इज जीमैन इफेक्ट, तो वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व करा जाए तो वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी, इसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और इसके विषय में बोर ने कोई भी जिक्र नहीं करा। तो आप याद रखेंगे, याद करने का तरीका है, आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, टॉनी स्टार्क, उसका सारा खेल किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, स्टार्क इफेक्ट किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से कौन है, जीमैन इफेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, objective effect. The further splitting of spectral lines in magnetic field is defined by Zeeman effect, Stark effect, both, none of these. इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनता है। यहां तक सबको क्लियर है तो यस बोलें अनम्यूट करके। कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। क्लियर सबको? अदर स्टूडेंट्स? चलिए, अब बेसिक 4 डेफिनेशन है, वन बाय वन सबको देख लेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी required by electron to jump from the ground state, ground state to any one of the excited state। सीधे सीधे डेफिनेशन क्या बता रही है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है ग्राउंड स्टेट से किसी अनदर एक्साइटेड स्टेट में, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। ये कैलकुलेट करने के लिए आती है न्यूमेरिकल फॉर्म में, लाइक दिस। फर्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब आप ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो E1 माइनस E2, सॉरी E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, ये E2 माइनस E1।
ऐसे ही आप जब निकालेंगे क्या, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या करेंगे आप, E3 माइनस E1 करेंगे। अच्छा, E2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 3.4, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है ग्राउंड स्टेट में, माइनस के 13.6। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू कितनी थी, माइनस के 1.51, और माइनस ग्राउंड स्टेट कितना है, माइनस के 13.6। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। तो अगर मैं आपसे कहूं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करें जल्दी से, कितना आएगा, दैट इज E4 माइनस E1। E4 की वैल्यू कितनी है, माइनस से 0.85, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 13.6। सॉल्व कर लेंगे इसे, यस और नो, इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बोलिए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। ये प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस 0.85 प्लस 13.6। तो 13.6 में से इसे माइनस करिए, कितना आएगा, बताइए जल्दी से आंसर। बोलिए। किसी का आंसर नहीं आ रहा, अरे बोलिए, घटाना भी नहीं आ रहा क्या भाई बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियर। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए, अदरवाइज मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, 12.75 करेक्ट, बोल के बताना है हेमंत, लिख के नहीं बताना है। ओके, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ध्यान से, ये हुई एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, अब सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, एक्साइटेशन एनर्जी थी ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, एक्साइटेशन स्टेट नहीं, पूरे एटम से बाहर निकालने के लिए। दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। अच्छा, आउट कंप्लीट करना है तो हम कहां पहुंचेंगे, इनफाइनाइट पर, माइनस E1, दैट इज इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी थी, जीरो, और माइनस कितना, माइनस के 13.6। दैट मीन्स अगर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा पूरी तरीके से। समझ में आया इतना, बोलिए जल्दी से, यस और नो। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, देखिए यहां से, ये क्या है आपका, एक्सलेटिंग पोटेंशियल है। इट इज एन एक्सलरेटिंग potential which gives to a bombarding electron sufficient energy to excite target atom by
raising one of the electron from an inner to outer orbit। बहुत ध्यान समझेंगे, हम एक्साइटेशन एनर्जी में बोल रहे थे ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना, दैट मीन्स इनर ऑर्बिट से बाहर की ऑर्बिट में लेके जाना। तो उसे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो तो थी हमारी एक्साइटेशन एनर्जी, और वो एनर्जी जिस एक्सलेटिंग पोटेंशियल से हमें मिलने वाली है उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालें तो वो सीधे सीधे निकलेगा -3.4 और माइनस के 13.6, दैट इज 10.2 वोल्ट। आपने वहां एनर्जी निकाली थी तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया था, अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो ई से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। एंड द लास्ट डेफिनेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो फिर से वही कहानी, इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आयनाइजेशन एनर्जी थी, और वो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए जितना एक्सलेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करा जाएगा वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। वही कहानी होगी, दैट इज 0 माइनस माइनस के 13.6, और वो कितना आ जाएगा आपका 13.6 वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। चारों डेफिनेशन क्लियर हुई है तो यस बोलिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए अनम्यूट करके। क्लियर है चारों डेफिनेशंस? ये दो नंबर में आती हैं एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में। ओके चलिए, कुछ नोट पॉइंट है मैं लिख देता हूं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आपको nth स्टेट के लिए क्या निकालना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आप सीधे सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर वोल्ट। अभी ऊपर हमने z क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, z की वैल्यू 1 ले रहे थे। अगर अदर किसी एटम की बात करेंगे तो आप वैल्यू पुट करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। और एक नोट और है, nth स्टेट का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो वो हो जाएगा 2 पाई nth स्टेट की रेडियस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन nth स्टेट। और ये डायरेक्ट रिलेशन करता है फर्स्ट स्टेट से कुछ इस तरीके से, ये डायरेक्ट याद रखेंगे। दैट मीन्स अगर आपको फर्स्ट स्टेट का टाइम पीरियड पता है, फर्स्ट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका टाइम पीरियड पता है, तो nth निकालने के लिए Tn की वैल्यू होगी T1 मल्टीप्लाइड बाई n की क्यूब। जिस स्टेट का निकालेंगे उसका क्यूब कर देंगे, वो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। यहां तक किसी के बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यस बोल दीजिए। यहां तक समझ में आया? पूर्णिमा, प्रखर, हेमंत, शिखर, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। अभय, समझ में आया ना सबको? ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब से ठीक 7 मिनट्स के बाद आपको एक, मतलब जो न्यू लिंक अभी मैं दोबारा से रिसेंड करवा दूंगा उस लिंक को, आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे और हम नया चैप्टर न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? अच्छा, मुझे एक चीज और क्लियर कीजिए, आप लोग इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं हैंड टू हैंड? एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं आप लोग। एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहें इन चैप्टर्स की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही तभी होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तभी सही होगा जब आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, अदरवाइज आप उसमें गड़बड़ कर देंगे। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहें साथ के साथ, ठीक है? और उसके न्यूमेरिकल्स करते रहें। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लास में भी पूछ सकते हैं, जो हम लास्ट में टाइम देते हैं, अदरवाइज आप सर के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव किस बुक से कर रहे हैं आप लोग? ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं या मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊं?
अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं अब ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए इनके ऑब्जेक्टिव करते रहें आप, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहें। मैं एक पूरी बुक की पीडीएफ आज आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप चैप्टर वाइज उसे करते रहें, सॉल्यूशन देखने की कोशिश ना करें, आप खुद से करें उन क्वेश्चंस को। ओके, जो डाउट हो तो वो पूछते रहें। डन। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, न्यूक्लियाई। ओके, चलिए। ओके ओके, नया लिंक मैं आपको सर को भेज देता हूँ, सर आपको प्रोवाइड करा देंगे।